हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेली मैथ्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम। पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। बेसिकली तीन कंडीशन होती हैं। देखो, नंबर 1 कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, नंबर 2 डेरिवेबल डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, नंबर 3 एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर ये तीन कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो एफ डैश सी जीरो होगा, यानी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c for which f dash c equal to 0। ग्राफ से देखें तो क्लियर दिखता है कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, यानी कि ए और बी पर वैल्यू फंक्शन की सेम है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफ या तो सीधा चलता रहेगा ग्राफ, तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स हमेशा के लिए ही ज़ीरो हो जाएगा, तो किसी एक पॉइंट पर तो ज़ीरो होना ही है उसको। या फिर अगर ग्राफ मान लो कि ऊपर गया तो उसको कभी ना कभी नीचे तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसको वापस इसी वैल्यू पे पहुंचना है। अब नीचे आने के तीन तरीके होते हैं। या तो ग्राफ यूं जंप कर जाए नीचे की तरफ ऐसे, ठीक, या अब जंप कर नहीं सकता क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो जंप तो ये कर नहीं सकता है। या फिर क्या हो सकता है, अगर ये जंप नहीं करे तो ये एक शार्प टर्न लेके नीचे आ जाए, ऐसे क्या और ऐसे आ जाए। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ग्राफ डिफरेंशिएबल है, तो शार्प एज भी नहीं आ सकती है। इसका मतलब यह है कि ग्राफ स्मूथली नीचे आएगा, और स्मूथली नीचे आएगा तो कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा, कम से कम एक पॉइंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे करके भी आ सकता है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमने ग्राफ से इसको देखा। बाकी बिना ग्राफ के भी देख सकते हैं। बिना ग्राफ के ऐसे कह सकते हैं कि ग्राफ ऊपर गया, इंक्रीज किया, तो उसको डिक्रीज तो करना ही पड़ेगा, और अगर इंक्रीज के बाद डिक्रीज करता है ग्राफ, यानी एफ डैश की वैल्यू इंक्रीज के बाद करती है डिक्रीज, तो बीच में 0 जरूर होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव धीरे धीरे वैल्यू बदलेगा, यानी प्लस से माइनस जा रहा है तो बीच में 0 जरूर होके जाएगा। एकदम से वैल्यू बदल नहीं सकता है वो, नहीं तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो बिना ग्राफ के भी हम बोल ही सकते हैं इस बात को। चलो अब हम इसके क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। तीन कंडीशन का ध्यान रखना, कंटिन्यूस क्लोज ब्रैकेट में, डिफरेंशिएबल ओपन ब्रैकेट में, ठीक है ना। डेरिवेबल ओपन में भी चलेगा, क्योंकि ग्राफ ऐसे वर्टिकल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ग्राफ हो जाए वर्टिकल, इसमें भी एफ डैश एक्स 0 हो ही जाएगा, तो ये इस पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है क्योंकि ग्राफ वर्टिकल है। कोई बात नहीं, ओपन ब्रैकेट में हमें चाहिए डेरिवेबल। ऐसे ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल हो गया, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल ए पे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी एफ डैश एक्स 0 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। क्लियर? तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चेक करना है रोल्स थ्योरम को कि एप्लीकेबल है भी कि नहीं। तो चेक तो सीधी सी बात है, चेक करने का मतलब ये तीन कंडीशन अगर सही हैं, ये तीन, तो हमें एफ डैश सी 0 मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल पा रहा है यानी ये थ्योरम वैलिड है। तो देखते हैं। पहली बात तो ये, तो देखो एम एन इसमें नेचुरल नंबर है, तो ये पोलोमियल फंक्शन ही हो गया। अब पोलोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता ही है, तो पहली दोनों कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाई हो गई। और थर्ड कंडीशन जो है वो एफ ए बराबर एफ बी आ ही रहा है, क्योंकि एफ ए की वैल्यू 0 आ रही है, एफ बी की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड हो गई। तो एफ डैश सी 0 आना चाहिए। देखते हैं एफ डैश सी की वैल्यू क्या आती है, 0 आता है कि नहीं आता। तो ये एज इट इज, और इसकी डिफरेंशिएशन प्लस ये एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन, और एफ डैश एक्स को कर देते हैं 0। देखते हैं यहाँ से एक्स हमें क्या मिलता है, कैसा मिलनी चाहिए हमें एक्स। एफ डैश एक्स 0 हो रहा है किसी सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट ए बी के बीच में मिलना चाहिए, यानी यहाँ से जो एक्स हमें मिलेगा वो ए बी के बीच में हमें कहीं मिलना चाहिए।
तो इसमें x माइनस ए की पावर n माइनस 1 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, बचा हमारे पास mx माइनस एम ए प्लस nx माइनस एन बी। यहाँ से तो x बराबर a आएगा, वो हमें चाहिए नहीं है, यहाँ से b आएगा, वो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि हमें ए बी के बीच में चाहिए पॉइंट, ठीक है, ए बी बाउंड्री पे नहीं चाहिए रोल थ्योरम के हिसाब से। यहाँ से x हमारा क्या आएगा, एम ए प्लस एन बी बाई एम प्लस एन, ये तो ऑब्वियसली ए बी के बीच में आएगा ही, क्यों, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला है ये कोई a है, ये b है, तो इसको n रेशो m में डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन होगा, एम ए प्लस एन बी बाई एम प्लस एन ही होगा, और एम एन पॉजिटिव है, दोनों नेचुरल नंबर है। अब एम एन अगर पॉजिटिव हो तो ये इंटरनल डिवीजन होगा, अब इंटरनल डिवीजन में तो पॉइंट इंटरनली ही आएगा, यानी ए बी के बीच में आएगा, तो इसका मतलब हमें फर्स्ट पार्ट जो है इसका, हमने रोल थ्योरम को चेक कर लिया, रोल थ्योरम इज वेरीफाइड, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट में तो रोल थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन जीरो पर, क्योंकि इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो जीरो पर अनडिफाइंड आ जाएगा, तो ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1, ये जीरो पर गड़बड़ कर गया, तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होगी रोल्स थ्योरम। अगर रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है तो एफ डबल डैश सी बताओ, एफ डबल डैश सी, एफ डैश सी होना चाहिए था, ये तो मिसप्रिंट होगा ये। तो 3 से 4 में एप्लीकेबल है रोल थ्योरम। अब देखो लॉग फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होता ही है, तो उसको तो छोड़ो, पहली दो कंडीशन, थर्ड कंडीशन f3 बराबर f4 होना चाहिए और f डैश सी 0 भी होना चाहिए। तो f3 बराबर f4 से क्या मिला हमें, log 9 प्लस अल्फा बाय 21 इक्वल टू log 16 प्लस अल्फा बाय 28, यानी कि 9 प्लस अल्फा बाय 21 इक्वल टू 16 प्लस अल्फा बाय 28. So this becomes 36 plus 4 alpha equal to 48 plus 3 alpha, which gives us alpha equal to 12. So हमें अल्फा की वैल्यू पता लग गई। अब एफ डैश सी तो जीरो होता ही है रोल्स थ्योरम में, तो एफ डैश सी क्या है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन, इसको पहले तो हम log m माइनस log n लिख लेते हैं, तो इजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना। log m बाय n को लिख लेते हैं हम log m, अल्फा की वैल्यू बढ़ा ले देते हैं माइनस log n। अब इसको डिफरेंशिएट करके हम जीरो कर देंगे। सो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2x माइनस 1 बाय 7x इंटू 7 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 12y यानी कि 2√3, प्लस में लिया माइनस लिया नहीं है, क्योंकि हमें 3-4 के बीच में ही चाहिए वैसे भी। सो 2 इंटू 1.7 3.4 आ रहा है उसके बीच में, माइनस वाला नहीं आ रहा, छोड़ दिया। वैसे तो यहाँ से प्लस माइनस √12 आएगा आंसर। अब हमें एफ डबल डैश सी निकालना है, तो ये सी की वैल्यू आई है, देखो ये जो आया ना ये पॉइंट एक्स, इसको हम सी बोला करते हैं ना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ सी कौन है। अब तो लिखा नहीं हुआ तो ज्यूम कर रहे हैं कि वही सी है जो हमारी थ्योरम में था, है ना, जो यहाँ थ्योरम में हमने सी बोला था, यानी सी वो चीज़ है जहाँ पर एफ डैश की वैल्यू 0 आ रही है, वो है सी। तो ठीक है, एफ डैश की वैल्यू यहाँ पर 0 आई थी तो इसको हमने सी मान लिया। अब एफ डबल डैश सी इन्होंने पूछा, तो मिस प्रिंट तो नहीं है क्वेश्चन में, एफ डबल डैश सी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12 एज इट इज, 2x की डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2x एज इट इज, इसकी 2x 4x स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर हो गया, और 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें बताना है एफ डबल डैश सी यानी कि 2√3 डालना है इसमें। सो 2√3 का स्क्वायर हो गया कितना, 12 प्लस 12 24, 48 हो गया, माइनस 4 इंटू 4 3 12 हो गया, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 हो गया, प्लस 1 बाय 12, सो आंसर आ गया हमारा 1 बाय 12। दिस इज द आंसर। So let's move on to the next question.
ये गिवन है, प्रूव करने के इसका रूट 0 से 1 में होगा। अब रोल्स थ्योरम के बारे में बात की जाए, एफ एक्स कोई फंक्शन होता है, एफ इक्वल टू एफ बी आता है, तो वहाँ से एफ डैश सी 0 होता है। एफ डैश सी 0 होने का मतलब है कि एफ डैश एक्स का रूट होता है सी। क्लियर? और हमें इस इक्वेशन का, अच्छा पहले मैं सी बता दूं, एफ डैश एक्स का रूट सी होता है और ये ए बी के बीच में आता है, समझे? ए बी के बीच में रूट आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इस इक्वेशन का रूट 0 से 1 के बीच में बताना है। तो ये चीज़ कौन है, ये चीज़ एफ डैश एक्स है। अगर रोल थ्योरम लगानी है तो रोल थ्योरम से हमें रूट किसका मिलेगा, एफ डैश का मिलेगा। तो यानी ये चीज़ क्या होनी चाहिए, एफ डैश। तो क्वेश्चन अगर करना है तुम्हें एफ से शुरू और पता तुम्हें है एफ डैश, तो पहले एफ एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये अगर एफ डैश है तो एफ कौन है, इसकी इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ax³/3 प्लस bx² प्लस cx। और डी से तो कोई मतलब नहीं है, डी लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम इसका रूट प्रूव कर पाएंगे क्योंकि रोल थ्योरम से एफ डैश का ही रूट हम प्रूव कर पाते हैं। अब इसके लिए पहले एफ ए बराबर एफ बी इक्वल आना चाहिए। तो एफ 0 की वैल्यू तो 0 आ ही गई और एफ 1 की वैल्यू ये आ गई। सो ये आ गया 2a + 3b + 6c, जो कि हमें क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है। तो इस चीज की हेल्प से हम f0 बराबर f1 लिख पाए। तो फिर इसमें रोल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी क्योंकि रोल थ्योरम कहती है कि फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो, जो कि ये है, एफ ए बराबर एफ बी हो, जो है। तो रोल थ्योरम के हिसाब से एफ डैश एक्स या कहें कि एफ डैश सी होना चाहिए 0 फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 0 to 1, क्योंकि 0 1 पर ये इक्वल आए हैं ना, तो 0 1 के बीच में कोई ना कोई रूट होना चाहिए। यानी कि एफ डैश एक्स का रूट होना चाहिए हैज़ ए रूट, एफ डैश एक्स हैज़ ए रूट, सी हैज़ ए रूट इन 0 to 1, ये भी कह सकते हैं ना हम। इसका 0 से 1 में कोई रूट है भाई, एफ डैश सी अगर 0 हो रहा है यानी कि हम यहाँ पर x की जगह c डाल सकते हैं, यानी c रूट है, और c 0 से 1 में यानी इसका रूट 0 से 1 के बीच में है। तो एफ डैश एक्स कौन है, ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। इसी की इंटीग्रेशन करके तो ये आया था, तो इसकी डिफरेंशिएशन करके तो यही तो आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो जरा, इसकी डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 3x² यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। सो दिस हैज़ ए रूट इन 0 to 1। तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि इसका रूट 0 से 1 के बीच में है ना। हैज़ एटलीस्ट 1 रूट, है ना, एटलीस्ट 1 रूट ही तो होता है, एटलीस्ट 1 रूट, है ना। रोल थ्योरम यही तो बताती है कि कम से कम एक रूट होगा 0 से 1 के बीच में। सो दिस हैज बीन प्रूव्ड। अब इस इक्वेशन का रूट हमें चाहिए, अभी हमने किया। रोल थ्योरम अगर लगानी है, जिस इक्वेशन का रूट तुम्हें प्रूव करना है वो एफ डैश एक्स है, यानी एफ एक्स तुम्हें अगर मानना है तो उसकी इंटीग्रेशन को मानना है। अब देखो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है अपनी साइन एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन जो है कॉस 3x की इंटीग्रेशन होती है साइन 3x/3। तो इसकी इंटीग्रेशन की हमने तो ये आया, इसको हमें फंक्शन मानना है। अब देखो 0 पर वैल्यू क्या आ रही है 0, पाई पर वैल्यू क्या आ रही है, देखो साइन पाई भी 0 ही होता है, 0 हो गया। अब अगर इसमें तो फिर रोल थ्योरम लग जाएगी क्योंकि फंक्शन ये कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। तो रोल थ्योरम क्या कहती है कि एफ डैश एक्स 0 होगा फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 to पाई। यही है रोल थ्योरम, 0 से पाई में किसी वैल्यू के लिए है क्या है रोल थ्योरम कि एफ डैश से 0 होगा किसी सी फॉर सम सी बिलोंगिंग टू 0 to पाई, यानी कोई ना कोई ऐसी सी वैल्यू होगी जिससे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का कोई ना कोई रूट आ जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स का कोई ना कोई रूट है 0 से पाई के बीच में। यही हमें प्रूव करना था कि एफ डैश एक्स का रूट है 0 से पाई के बीच में। हो गया प्रूफ। चलो अब देखो ये इसके रूट्स बताने हैं, एफ डबल डैश प्लस एफ डैश का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, मान लो एक रिजल्ट हम यहां बनाने लगे हैं
रोल थ्योरम से। कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स, ठीक। अब इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, दो रूट्स हैं इसके। अब अगर इसके दो रूट्स अल्फा बीटा तो एफ अल्फा बीटा 0 होगा। तो रोल थ्योरम के हिसाब से एफ डैश लैम्डा 0 होना चाहिए, वेयर लैम्डा इज सम पॉइंट बिटवीन अल्फा और बीटा। रोल थ्योरम ये कहती है कि एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट होगा, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 3 4 कितनी भी हो। पर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं कंसेक्यूटिव रूट ले लूँ, देखो पॉलिनोमियल का अगर मैं इस प्रकार से ले लूँ, अगर मैं मान लो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल अगर मैं ले लूँ, तो उसमें क्या होगा कि एफ अल्फा एफ बीटा 0 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का कोई रूट आएगा लैम्डा, फिर एफ बीटा एफ गामा भी 0 है, तो रोल थ्योरम से इसका भी कोई रूट आएगा। और लैम्डा म्यू कम से कम एक वैल्यू आएगी, लैम्डा की एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है, म्यू की एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है, एटलीस्ट वन रूट होता है ना। ये रोल थ्योरम क्या कहती है, एटलीस्ट वन रूट। ये लिखा ना, देखो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी। ये थ्योरम ये कहती है कि ए बी के बीच में कम से कम एक वैल्यू सी की आएगी। यानी कि कम से कम एक वैल्यू आएगी लैम्डा की। पर पॉलिनोमियल के केस में कम से कम एक नहीं, एक ही आएगी। एक से ज़्यादा कैसे आएगी, तुम खुद सोचो। एफ एक्स अगर 3 डिग्री का है तो एफ डैश तो 2 डिग्री का ही होगा फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब भाई 2 डिग्री के बताओ 2 से ज़्यादा रूट कैसे हो जाएंगे। तो एक रूट तो लैम्डा आ गया, एक रूट म्यू आ गया, तो ये एक एक ही वैल्यू होगी, वन वैल्यू लैम्डा एंड वन वैल्यू म्यू। तो 2 ही रूट हो पाएंगे क्योंकि डिग्री ही 2 है। तो इसका मतलब अगर इसके 3 रूट हम लेते हैं अल्फा बीटा गामा, तो क्यूबिक का ग्राफ है ना, करीब करीब मान लो कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है कुछ ऐसा बनेगा। तो देखो यहाँ पर एक तो रूट आ गया एफ डैश एक्स 0 हो गया, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो गया, यानी कि हर दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में एक जगह पे एफ डैश एक्स का रूट होगा। तो ये हमारी अब थ्योरम क्या हो गई कि एफ एक्स के दो रूट्स के बीच में एफ एक्स के दो रूट के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट होता है, क्योंकि एफ एक्स के दो रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स कहीं 0 होता है। तो यहां से हमने क्या रिजल्ट लिखा, बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट्स, बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, ध्यान रखना, ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, देयर इज एग्जैक्टली वन रूट है ना, देयर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स के दो रूट के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट, एग्जैक्टली एक ही रूट आएगा, ठीक। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात तो चलो हम बाद में देखते हैं, पहले इसी बात को अप्लाई करें। अब देखो एफ एक्स के रूट क्या क्या है। पहली बात तो ये कौन है, ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश है। चलो पहले एफ की बात कर लेते हैं। एफ के रूट हैं 4 5 6 7। ऐसा कुछ ग्राफ मान लो, ये यहां पर देखो 0 हो गया एफ डैश, इसको मान लो तुम अल्फा बीटा गामा, एफ डैश 3 जगह पे 0 हो गया, हर दो कंसेक्यूटिव रूट के बीच में एक रूट, यानी एफ डैश एक्स के रूट क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, भी एफ एक्स के 4 रूट थे, 4 डिग्री का था,
4 डिग्री पोलिनोमियल को डिफरेंशिएट करूँगा 3 डिग्री आएगा, उसके 3 रूट हो गए अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये देखो कि डिफरेंशिएशन से यानी कि एक रूट कम हो जाता है, ये भी हमें पता लग गया है ना। यहाँ से हमें ये रूल भी तो मिल गया ना, ये जो हमने अभी नीचे एक नोट लिखा है, साथ ही इसमें ये भी बात हो गई कि f के अगर n रूट्स हैं, n डिग्री का पोलिनोमियल अगर वो है ना, अगर f n डिग्री का पोलिनोमियल है और उसके n रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो f डैश के n-1 रियल डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे, एक रूट कम हो जाएगा। अब इस बात को यूज करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इसके अगर 4 रूट थे तो इसके 3 रूट हो गए। अब देखो बात करते हैं इसकी, ये कौन है। अब एक्चुअल में एफ डबल डैश प्लस एफ डैश का स्क्वायर, ये कौन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश। देखो इसमें यूवी फार्मूला लगा के मिल जाएगा। अब भाई एफ के कितने रूट हो गए, 4, एफ डैश के कितने, 3, टोटल कितने हो गए, 7 रूट। तो इसके डिफरेंशिएशन के कितने रूट हुए, डिफरेंशिएशन करने से एक रूट कम हो जाता है, तो 7 रूट ये थे, तो डिफरेंशिएशन करने से कितने हो गए, 6 रूट्स। तो यानी कि इसके कितने हो जाएंगे, 6 रूट्स हो जाएंगे। आंसर विल बी 6। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है रिपीटेड रूट्स की। अभी तो देखो हमने क्या बोला, रियल डिस्टिंक्ट रूट, एफ के 4 तो एफ डैश के 3, सीधा सा हिसाब किताब है, डिफरेंशिएशन करने से एक कम। अब रिपीटेड में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे ये एग्जांपल लो, इसका रूट 3 बार आ रहा है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे ना अगर, तो ये एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन ये। अब तुम इसमें बात क्लियरली देख सकते हो कि इसमें भी 4 2 बार आ गया, ये आ गया अपने पास 4x माइनस 19, यानी इसके रूट क्या हो गए, 4 4 और 19/4। तो यहां से हम ये रिजल्ट बना सकते हैं कि अगर f का रूट 3 बार रिपीट होगा तो डिफरेंशिएशन करने से वो चीज़ 2 बार हो जाएगी, एक कम हो जाएगा। और क्योंकि इसका रूट है ना 3 बार है तो इसका रूट 2 बार। दूसरी बात, इसका रूट 4 और 5 है, तो इसका रूट 4 और 5 के बीच में आएगा 19/4, जो कि तुम देख रहे हो 4 और 5 के बीच में है। वो तो रूल हमने पहले से देख ही रखा है, बस यहाँ पर तो ये रूल हो गया कि इसका रूट अगर 3 बार है तो उसका रूट 2 बार हमारा बनने वाला है। तो देखो एफ एक्स के रूट कौन है, 4 4 4 और 5, तो एफ डैश के जो रूट है ना वो 4 2 बार आएगा। तो ये भी एक रिजल्ट याद रखना, ये पॉलिनोमियल पे अप्लाई होती हैं सब चीज़ें, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल इक्वेशन पे अप्लाई होती हैं। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट अल्फा अल्फा हुआ, n बार हुआ अगर, ठीक है, n बार हुआ, तो एफ डैश एक्स का एक कम बार होगा, है ना। मान लो यहां पर अगर 3 बार है तो यहां 2 बार होगा, वहां 4 बार है तो 3 बार होगा। तो इस रूल के हिसाब से एफ डैश का रूट 4 2 बार, क्योंकि इसके रूट 4 और 5 थे तो 4 और 5 के बीच में एक अल्फा भी आएगा, ये रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तब डबल डैश का क्या होगा, अब इसका रूट 2 बार है तो उसका 1 बार आएगा, और क्योंकि एफ डैश के रूट 4 और अल्फा हैं तो बीच में कोई बीटा भी आएगा, यानी इसके कितने रूट्स हो गए, रियल डिस्टिंक्ट 2 रूट्स हो गए। यही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ डबल डैश, यानी कि 4 और बीटा यानी कि 2 रूट्स। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के, तो बीच में एक पी डैश का रूट भी आएगा, ठीक है। तो प्रूव करो कि ऐसा होगा। अब
हमने तो देखा रोल थ्योरम से पी डैश सी जीरो हुआ, प्रूव ये करना है। अब भाई ये कैसे करें, पी सी क्यों जीरो होगा, कुछ बात समझ में आई नहीं। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e की पावर 2x से, तब जाके बात बनेगी। देखते हैं क्या होता है 2x से मल्टीप्लाई करके, है ना। ये बाद में बताऊंगा कि e की पावर 2x से क्यों किया मल्टीप्लाई। पहले तो तुम बस ये देखो कि इससे मल्टीप्लाई करने से होता क्या है। ये मैंने मल्टीप्लाई किया इसको e की पावर 2x से। इससे क्या है, बहुत कमाल की चीज़ होती है, ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा इसका। देखो डिफरेंशिएशन करके, e की पावर 2x एज इट इज, px की डिफरेंशिएशन p डैश प्लस px एज इट इज, e की पावर 2x की e की पावर 2x इंटू 2, डिफरेंशिएशन बन रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है ये। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनाने से फ़ायदा क्या है और ये बना कैसे, दो बातें हैं। पहले तो फ़ायदा क्या हुआ वो देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन बनाने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। बहुत फ़ायदा हो रहा है, रोल थ्योरम लगा देंगे हम, है ना। रोल थ्योरम में डिफरेंशिएशन ही तो आती है, ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम कहेंगे कि ये e की पावर 2x इंटू पी एक्स को भी फंक्शन हम मान लेंगे। e की पावर 2x पी एक्स को भी फंक्शन मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से g अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर 2 अल्फ़ा इंटू पी अल्फ़ा, पर पी अल्फ़ा तो ज़ीरो है। g बीटा कितना हो गया, e की पावर 2 बीटा इंटू पी बीटा, पर पी बीटा तो ज़ीरो है, यानी कि g अल्फ़ा बराबर g बीटा हो गया। तो रोल थ्योरम क्या कहती है कि g के दो रूट्स के बीच में g डैश का कितने रूट होंगे, कम से कम एक, क्योंकि ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है कि एक ही होगा, है ना। ये तो पॉलिनोमियल इंटू e की पावर है। पॉलिनोमियल के केस में तो एक ही होता है बीच में, बाकी कोई दूसरी इक्वेशन हो तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू हो गई यहाँ पे, एग्जैक्टली वन नहीं, एटलीस्ट वन वैल्यू सी फॉर विच जी डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। अब जी डैश सी कौन है, जी डैश सी है इसकी डिफरेंशिएशन, और इसकी डिफरेंशिएशन कौन है, ये रही इसकी डिफरेंशिएशन जो कि एफ एक्स है, यानी कि एफ सी बराबर ज़ीरो। अब एफ सी कौन है, एफ सी तो ये है, यानी कि ये बराबर ज़ीरो। अब देखो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता है, ये तो e की पावर x है, तो फिर बीच वाला ब्रैकेट ही ज़ीरो होगी, यानी कि कौन ज़ीरो हो गया, p डैश सी प्लस 2pc हो गया फिर ज़ीरो। यही हमें प्रूव करना था, बात समझ में आई। अब बात ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन कैसे बन गया, इसके पीछे भी एक राज है। राज ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे हम। एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ये बिल्कुल वही चीज़ थी, है ना। इससे कंपेयर करके देखो, p डैश सी प्लस 2pc बराबर ज़ीरो, c की जगह तो x से लिख लो, और px की जगह y मान लो। तो px को अगर मैं y मानता हूँ तो ये क्या हो गया 2y, और ये क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब इन दोनों को कंपेयर करो जरा, यहाँ से p हटा देता हूँ मैं, p क्या है यूज़ हो रहा है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। तो dy बाई डी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई बराबर बीटा लिख देते हैं, या कुछ और लिख लें, ए वाई बराबर बी लिख देते हैं। चलो अब कंपेयर करो जरा इनको, यहाँ से a की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक। तो इसमें हम e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स से गुणा किया करते हैं, उससे ये डिफरेंशिएशन बनती है हमेशा, ठीक। दोबारा से बताता हूँ, देखो आपको मैं, एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन,
dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। इसका एक कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको e की पावर पी डी एक्स कहते हैं। जब इस इक्वेशन को इससे गुणा किया जाता है तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनती है ये इस चीज की। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ऐसा हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे। हमें ये क्यू से मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इस बात से है, सिर्फ इतनी सी बात से मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ नज़र आए तो उसको इससे गुणा कर दो। ऐसा करने से तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y मुझे कहीं दिखेगा तो मैं इसको e की पावर 2x e की पावर 2dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन देगा। ये एक्चुअली में बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x इंटू वाई। डिफरेंशिएट करके देख लो, यही आएगा। ठीक, बेसिक रूल ये है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y मिले तो y के साथ जो लगाओ e के ऊपर लगाओ 2x लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y वही हमें यहाँ मिला था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, तो e की पावर 2x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरी चीज़ को। ये उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बन गई और डिफरेंशिएशन रोल थ्योरम में हमारे काम आ गई। क्लियर? So this was all with the Rolle's theorem. Keep watching, keep learning.